बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द लास्ट आवर से मदीहा अलमास खान आपके साथ है। इस प्रोग्राम में राना अजीम साहब और सुहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे मुहलिक वायरस कोरोना वायरस के हवाले से, जिसने कि दुनिया भर में इस वक्त खौफ और दहशत की फ़िज़ा कायम की हुई है और पाकिस्तान समेत तकरीबन 250 के करीब ममालिक हैं दुनिया भर में जिनको कि अपनी लपेट में इस मुहलिक वायरस ने ले रखा है। ताहम अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में 237 से ज़ायद मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मौजूदा हुकूमत की जानिब से अगर हम अपने महदूद वसाइल को मद्देनज़र रखें और अपनी सेहत के वसाइल को, सेहत के शोबे को मद्देनज़र रखें तो इन महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए हुकूमत वक्त की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं हमें उनको सराहना चाहिए। ताहम तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इक़दाम जो है वो सही तौर पर नहीं किए जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत की जानिब से, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इसकी वजह एक ये भी है कि मुल्क की मैशत और आवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा हुकूमत की जानिब से इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं। बहरहाल चूँकि हम एक तरक्की पजीर मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और अगर हम तमाम तर वसाइल को गुज़श्ता हुकूमतों के साथ कंपैरिजन करें तो गुज़श्ता हुकूमतों में भी तामीराती काम पर ज़्यादातर फोकस रखा गया, तामीराती मनसूबों का आगाज़ किया गया और तामीराती मनसूबों में भी सड़कें और पुल बनाए जाते रहे। हॉस्पिटल्स कायम करने की तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया गया। मौजूदा हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो सबसे बड़ा चैलेंज इसको मैशत को संभाला देना था और उसके बाद कर्ज़ की अदायगी एक बड़ा चैलेंज था और कर्ज़ की अदायगी का सिलसिला जारी था कि इस वबाई आफत ने आन लिया और पाकिस्तान में चूँकि एक ग्लोबल चैलेंज की शक्ल इख्तियार कर चुका है कोरोना वायरस, तो महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए जो इक़दाम किए जा रहे हैं और हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौम से जो खिताब किया, इस खिताब में भी उन्होंने यही कहा है कि मुहलिक वायरस है और ये वायरस बहुत जल्दी एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है, तो इस वायरस के फैलने का खदशा उन्होंने जाहिर किया है और बाद नाक़दीन की जानिब से इसको सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त एज ए नेशन हमें समझदारी का मुजाहरा करना होगा, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना होगा और ना ही इस मौजूदा सूरत हाल से हमें खेलने की ज़रूरत है, बल्कि हम सबको यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर इस मुहलिक वायरस से निपटने की ज़रूरत है। अगर वफाकी हुकूमत की बात करें तो वफाकी हुकूमत का सरहदों पर स्क्रीनिंग का अमल जो है उसको सख्त करना होगा और करंटीना सेंटर्स की अगर बात करें तो ये जल्द अज जल्द कायम करने होंगे और अगर चीन की बात करें तो इसको केस स्टडी के तौर पर अगर ले लिया जाता तो बहरहाल इक़दाम बेहतर हो सकते थे। सूबाई हुकूमतों की बात करें तो सूबाई हुकूमतें जो हैं इनको ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लेना होगा और साथ ही साथ एक नया जो ख़बर सामने आई है कि फ़ंड रेजिंग का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया गया है। फ़ंड रेजिंग माफिया और मुनाफाखोर माफिया जो है इसको कंट्रोल करने की शदीद ज़रूरत है और अगर अवामी सतह पर बात करें तो इसमें मुझे, आपको, हम सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा, शाउर लाना होगा, अवेयरनेस लानी होगी और ऐसी हिफाजती तदाबीर हम सबको अपनानी होंगी कि इस वायरस से हम बच सकते हैं। बहरहाल इस वायरस का इलाज मुमकिन है, पैनिक क्रिएट करने की अपने इर्द गिर्द के लोगों में किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम तर सूरत हाल को हम डिस्कस करेंगे और सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सुहेल साहब से जानते हैं। सुहेल साहब, कहा जा रहा है कि मुल्क की मैशत और अवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत वक्त की जानिब से कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए जा रहे, बहरहाल इक़दाम किए जा रहे हैं और बार बार यही हम कहेंगे कि अगर रीजन में, अल्लाह के करम से, शुक्र से, अगर रीजन में कंपैरिजन करें तो बहुत कम केसेस जो हैं रिपोर्ट हो रहे हैं और वो भी मुश्तबा केसेस हैं जो कि ज़्यादातर रिपोर्ट हो रहे हैं, उनको सेंटर्स में भी रखा जा रहा है, हिफाजती तदाबीर जो हैं वो भी सख्त कर दी गई। क्या सूरत हाल ओवरऑल इस वक्त है, क्या कहेंगे? मदिया, आपने कंक्लूजन भी बहुत सी चीज़ों को कर दिया, लेकिन जो हम जिस जानिब निशानदही कर रहे हैं, हुकूमत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो हिफाजती तदाबीर और बाकी मामलात हैं काफ़ी हद तक कोशिशें की और मज़ीद बेहतर कोशिशों का सिलसिला जारी है। हम जिस पॉइंट को अपने नाज़रीन के साथ और नाज़रीन के साथ शेयर करने और हुकाम बाला की एक तवज्जो दिलाने के लिए उठा रहे हैं, वो मामला ये है कि कोरोना वायरस का अटैक हो चुका, दुनिया भर के बेशतर ममालिक उससे मुतासिर हुए, उनसे बचाव का अमल जारी है, लेकिन इस दौरान जो आवाम की ज़िंदगियाँ पैरालाइज हो रही हैं, जो आवाम की मुश्किलात बढ़ रही हैं, आवाम के लिए जो मुआशी मुश्किलात पैदा हो रही हैं, बड़ी बड़ी सनतें तबाही के दहाने पर पहुँच रही हैं, पैरेलल उनके लिए भी प्लान तैयार करना लाजिम है। ये हुकूमत वक्त का ही काम है और हुकूमत वक्त के अंदर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते, उनकी मातहत काम करने वाली वजारतें और वजारतों में मौजूद अफसरान की ये जिम्मेदारी है कि पैरेलल वो डिफरेंट प्लान तैयार के प्राइम मिनिस्टर को ये वक्त की हुकूमत को पेश करें, जिसकी रोशनी में वो बेहतरीन प्लान तैयार कर सकें ताकि गुज़रते दिनों के साथ आने वाले दिनों में मुल्क की मौशियत और आवाम के लिए ज़्यादा मज़ीद परेशानियाँ ना हो कोरोना वायरस के अलावा। इस तनाजुर के अंदर दुनिया के बड़े ममालिक की एग्जाम्पल हमारे सामने है। अमेरिका हमसे ज़्यादा कोरोना वायरस से मुतासर हुआ है, लेकिन
उनकी पहले से लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी थी और मौजूदा जो वहाँ पर इम्पैक्ट आया है, उन्होंने बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस किए हैं अपनी प्राइवेट सेक्टर को रन करने के लिए, उनको एक्टिव रखने के लिए, ताकि कसाद बाजारी वहाँ पर कायम ना हो। उनके स्टेट बैंक का वहाँ पे जिनको मरकज़ी बैंक है उसने पॉलिसी रेट को तकरीबन ख़त्म कर दिया। कनाडा ने पॉलिसी रेट तकरीबन 0.25 की सतह पर लेकर आया है। हमारे पड़ोसी ममालिक में पॉलिसी रेट 5 से 6% पर आ चुके हैं। हमारे यहाँ आज भी ऐसी सतह पर है जहाँ पर तमाम ताजिर सरापा एहतजाज हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस मौके के ऊपर दुनिया स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व्स अपने तैयार करने की बात करती है, तवानाई की, उसकी बात कर रही है, बिलखुसूस अमेरिका। हमारे यहाँ उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इस वक्त सूरत हाल क्या है? आलमी मार्केट के अंदर इस तमाम तर क्राइसिस के बावजूद खाम तेल 20 साल की सतह पर नीचे आ चुका है, लेकिन हमारे यहाँ DGI जिसकी प्लानिंग करना जिम्मेदारी है उसका तजर्बा नहीं है, इजाफी एक्टिंग चार्ज पर है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी से लाया गया है, प्लानिंग सिफर। अब प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं है कि सारे सिनेरियो के अंदर आइंदा 4-5 सालों के लिए, 4-5 माह के लिए मुल्की मौशत आवाम के लिए से क्या अपॉर्चुनिटी निकालते हैं। दूसरा मामला गैस का मामला, हम $11 फी MMBTU LNG बेच रहे हैं, महंगी बिजली बन रही है, सनतें महंगी गैस खरीद रही हैं और आलमी मार्केट में गैस के निर्ख $2.5 फी MMBTU की सतह पर आ चुकी है। ठीक है सुहेल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम तक पहुंच गया है। राना साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। राना साहब को से भी जानते हैं। राना साहब, अभी सुहेल बात कर रहे थे कि पैकेजेस का अमेरिका के साथ बेसिकली वो कंपैरिजन करना चाह रहे थे अपने मुल्क का, पाकिस्तान का। ठीक है, हमें तमाम तर चैलेंजेस हमें दरपेश हैं। ऐसी सूरत हाल में भी कल ही वो ब्रेकिंग आई है, ताजर जो है वो सरापा एहतजाज है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो बराए नाम सब्सिडी दी गई है, ये जो सामने आई थी पॉलिसी, इसमें ऊँट के मुँह में जीरे के मुतरादिफ इसे करार दिया जा रहा है। लेकिन अमेरिका के साथ अपनी इकॉनमी का कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं? अपनी जो मैशत को संभाला जा रहा था, जब ये कुदरती आफत ने आन लिया है, कर्जों की अदायगी का सिलसिला जारी था, ऐसी सूरत हाल में जब दुनिया भर में तमाम तर सूरत हाल जो है लॉकडाउन कर दिया गया, तो पाकिस्तान में मजबूरी है, अगर हम मॉल्स को बंद नहीं करेंगे, सिनेमास को बंद नहीं करेंगे, स्टेडियम्स बंद नहीं करेंगे, अगर हम ये एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाएंगे तो फिर बोझ तो सारा पड़ रहा है, हुकूमत वक्त पे पड़ रहा है, हुकूमत पे पड़ रहा है। अगर ये बेरोजगारी है, ये तमाम तर सूरत हाल, क्या कहना चाहेंगे आप? बांग्लादेश और भारत से मुवाजना कर लीजिए। चले, ठीक है, राना साहब से भी जान जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदिया, बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की कि हमें पाकिस्तान के हालात को देखना होगा, पाकिस्तान की सूरत हाल को देखना होगा, उसके बाद कोई डिसीजन करना होगा। जितने कर्जे में हम हैं शायद बांग्लादेश नहीं, जितने मकरूज हम हैं उतना भारत नहीं है, जितनी इस वक्त पोजीशन मुआशी तौर पे हमारी बुरी है इस वक्त दुनिया के शायद ही किसी मुल्क की हो। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, हुकूमत की नहली भी हो सकती है, सबका हुक्मरानों का कुछ किया दरा भी हो सकता है, जो मर्जी आप कह लें। मौजूदा हालात में हमें बिल्कुल हुकूमत को वक्त से पहले इसका बंदोबस्त करना चाहिए था, लेकिन मैं अब भी कहता हूँ कि बहुत से मामला बेहतर हो चुके हैं बाकी ममालिक की निस्बत। अमेरिका जिसके मतलब आप भी कह रही हैं कि उसने बहुत पहले प्लानिंग की थी, अमेरिका और पाकिस्तान की अगर आप दोनों का रेशो उठाकर देखें तो हम उससे बहुत बेहतर हैं। अगर आप इसी तरह यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक की रेशो उठा के देखें तो हम उनसे बहुत बेहतर हैं, कम वसाइल के बावजूद। अब असल मामला यह है कि इस पाकिस्तान उन ममालिक के अंदर शायद ज़हीरा अंदोज़ ऐसे ना कर रहे हो, वो ममालिक के अंदर शायद मुनाफाखोर और लूट मार करने वाले शायद इतनी तादाद में ना हो, शायद वो उनका तरीक़ेकार ये ना हो जितने जो पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर जब चीज़ें पूरी दुनिया में सस्ती होती हैं, यहाँ पे महंगी होती हैं। यहाँ पे रमज़ान आए तो चीज़ें ज़हीरा कर लेते हैं, महंगी कर देते हैं। पूरी दुनिया के अंदर कोई उनका मजहबी त्यौहार आए तो ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा अब तो इस सूरत हाल में तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि जिससे हुकूमत के लिए एक से बढ़कर एक चैलेंज सामने आ रहा है कि वो कोरोना को कंट्रोल करे, वो ज़हीरा अंदोज़ों को कंट्रोल करे, वो मुनाफाखोरों को कंट्रोल करें, या फिर वो उन लोगों को कंट्रोल करें जो जालसाजी कर रहे हैं। मैंने आज लाहौर शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर बैनर्स लगे देखे। आज सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ शहरों में, कराची के मुख्तलिफ जगहों के एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पोस्ट एड्रेस, इवन यहाँ तक कि उन लोगों के बैंक अकाउंट्स देखे कि जिन लोगों ने इस मौके पर यह काम शुरू कर दिया कि आइए कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए फंड रेजिंग शुरू कर दी है। वो फंड रेजिंग करने वाले जब थोड़ा सा हमने उसे चेक किया तो पता चला सारी वो NGOs हैं, वो ग्रुप है जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। राना साहब, अब तो मोबाइल पे मैसेजेस भी आना शुरू हो गए हैं, जैसे वो पहले मैसेजेस आया करते थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या इस तरह के और भी बड़े सारे थे प्रोग्राम्स, तो अब तो ये कोरोना को लेकर के फंड रेजिंग का जो है एक बाकायदा कैंपेन का आगाज़। अब एक इतना खौफनाक ये काम शुरू हो गया है कि एक बाकायदा बहुत बड़ा माफिया जो है उसने इस पे कैंपेन शुरू कर दी है।
अब जो दर्द दिल रखने वाले शख्स है वो कहेगा यार मैं 100 रुपया दे दूँ, मैं 50 दे दूँ, 500 दे दूँ, 1000 दे दूँ, लाख दे दूँ, जिसकी जितनी तौफीक है। हर फर्द अगर 10 रुपए भी दे दे तो कहाँ तक बात चले जाती है। तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी हम ज़हीरा अंदोजों से लड़ रही थी हुकूमत, अभी मुनाफाखोरों से लड़ रही है, कोरोना से लड़ रही है, मुख्तलिफ लोगों के एहतजाज हो रहे हैं, उनके मुतालबा सुनने के लिए एक्टिव हो चुकी है। मगर इसी मुश्किल हालात में बजाय कि कौम की और सारी कौम मिलकर इन मसाइल के लिए जंग लड़े, इस मसाइल का हल निकाल लें, वहाँ पर एक बहुत बड़ा माफिया फंड रेजिंग में लग गया। अच्छा, फंड रेजिंग होनी चाहिए थी हुकूमत की सतह पे, ताकि हुकूमत पैसे इकट्ठे करती है, हुकूमत मांगती, मगर यहाँ पे प्राइवेट लोगों ने, आपको भी मैसेज आया, मैसेज तक करने शुरू कर दिए हैं, फेसबुक पे आ गया, बैनर्स लग गए हैं और मुख्तलिफ बैंक अकाउंट नंबर दे दिए गए हैं और यहाँ तक कह दिया गया कि जनाब हम ये करेंगे। बल्कि मैंने आज तो देखा कि कुछ लोग सिर्फ मास्क तकसीम कर रहे थे और जब उन्होंने 101 मास्क तकसीम किए तो उसके तकसीम के बाद फौरी बाद वहाँ पर एक तकरीर शुरू हो गई कि हम आज 50,000 तकसीम करके आए हैं। मैं शक्ल देखनी शुरू हो गया कि वल्ला ये शख्स क्या है, कभी मेरे सामने मैक्सिमम इतने किए होंगे तकसीम और साथ इसमें सारे फेक भी नहीं है, कुछ वाकई मदद भी कर रहे हैं लोगों की, और ये चूंकि हमारा कौमी मसला बन चुका है, हम सबको मिल के इस पर कंट्रोल करना होगा। सुहेल साहब से जानते हैं, सुहेल साहब बड़ा अच्छा बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रेज किया। आपने कहा है कि अकेले वजीर आजम को अगर हम देखें तो तमाम तो चैलेंजेस से निपटना वो अकेले एक बंदे की एक शख्सियत का काम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे ब्यूरोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जा रहा है कि ज़बानी जमा खर्च का सिलसिला जारी है, जबकि वजारत ख़जाना का भी जिक्र किया गया। वजारत ख़जाना, वजारत तवानाई जो है वो अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वजारत ख़जाना की तो हमें समझ आ रही है, वजारत तवानाई की जानिब से ऐसे क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में भी आगाह कीजिएगा। जी मदिया, बिल्कुल। एक्चुअली जो अमेरिका से मैंने ओपनिंग की, अमेरिका से किसी सूरत हम अपना मुवाज़ना नहीं कर सकते, लेकिन बेसिकली ये बात इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत थी कि मुश्किल तरीन हालात के अंदर आपका आपका इम्तिहान होता है कि आप कौन सा बेहतरीन फ़ैसला करते हैं, कैसे मनसूबा बंदी करते हैं। अब एक मुश्किल वक्त आन पड़ा है, उससे निपटने के लिए तमाम इदारे मिलकर अपनी भरपूर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो मुश्किलात पैदा होनी हैं उसमें इन मुश्किल तरीन हालात ने, कुदरत ने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी हैं, वो आपने बेहतर प्लान करके उनको अवेल करना है, ताकि जब ये कोरोना के असरात कम होंगे, वायरस कंट्रोल होगा, तो मुल्क की मौशियत के ऊपर जो उसके मनफी असरात होंगे उनको कैसे करटेल करना है, और उसके साथ अब महंगाई ना बढ़े, आवाम को सहूलियात मुयसर रहें, लोग घरों में बैठे हैं, रोज़गार के मौके कम हो रहे हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा ना हो। इस सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं, जो इस वक्त हमें अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, वो काम करना है ब्यूरोक्रेसी ने। जिस तरह मैंने एग्जाम्पल दी, बिजली महंगी तरीन है इस वक्त, सनतें मुतासिर हैं, बिजली हम सस्ती कर सकते हैं, फर्नेस ऑयल इंतहाई सस्ता हो चुका है, हम $11 में LNG ले रहे हैं, LNG का कीमत $2.5 फी MMBTU हो चुकी है। उसके साथ साथ कोयला सस्ता हो चुका है, बिजली की पैदावारी कीमत हम 3 से 4 रुपये फी यूनिट कम कर सकते हैं। सिर्फ प्लान करने की ज़रूरत है। अब प्लान किसने करना है, सबसे बड़ा सवाल ये है, वो करना है कैपेबल जो अफसरान हैं हमारे यहाँ, उनकी फुकदान है। DG ऑयल मुस्तकिल हमारे पास नहीं है, जिनके पास सलाहियत है उनको कुछ लोगों ने अपने इंटरेस्ट की वजह से साइड लाइन किया हुआ है। हमारी जो नेचुरल गैस के रिजर्व जिन्हें हमें बढ़ाना चाहिए था, जो स्ट्रेटजिक एसेट्स है हमारे, वहाँ पर एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिससे मुतल्लिक, जिसका नाम DGPC इमरान अहमद साहब हैं। $50 मिलियन का उन्होंने एक मंसूबे के अंदर नुकसान पहुँचाया, हमने नाज़रीन के साथ शेयर किया, नैब नोटिस ले चुके हैं। उनकी वजह से अब एक बड़ी गैस फील्ड से गैस बंद होने का खदशा है, और इंटरनली इतलात ये हैं कि उनकी तैनाती को खिलाफ कानून करार दे दिया गया है। अब एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में है, वहाँ पे खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून तैनातियाँ होंगी, 6 माह बाद उनको रिवर्स करेंगे। उस अफसरान की वजह से जो नुकसान पहुँचा कौमी ख़जाने को, मुल्क की मौशियत को, और आज आप बेहतर प्लान नहीं कर पाए, उसका कौन जिम्मेदार है? तो इस ऐसे वक्त में बेहतर प्लान करने की ज़रूरत है। और सबसे बढ़कर पेट्रोलियम डिवीज़न और वजारत ख़जाना, ये 2 वजारतें ऐसी हैं जो मुल्क की तकदीर संवार सकती हैं। अब हम मज़ीद अपने ऑयल एंड गैस के जो कुओं की खुदाई से मुतल्लिक बिडिंग राउंड करना था, उसकी तैयारी की जा चुकी है। आलमी मार्केट में कीमतें इंतहाई कम है, इस मौके के ऊपर उसकी बिडिंग किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। एक एनर्जी एक्सपर्ट से आज मेरी बात हुई कि इस क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान को क्या इक़दाम करने चाहिए, तो वो पेट्रोलियम डिवीज़न के मुतलका विंग से इंतहाई मायूस दिखाई दिए। उनका ये कहना था कि पाक फ़ौज के मुतलका कंपनी हैं जो शोबे के अंदर बड़ा तजर्बा रखती हैं, उनके अफसरान को यहाँ पर लाना चाहिए, अदरवाइज़ मौजूदा हमारे जो लोग वजारतों के नीचे अंदर बैठे हुए हैं, इडहॉक पे बैठे हुए हैं, खिलाफ ज़ाब्ता उनकी तैनाती हैं, उससे मुल्क को नुकसान होगा। लेकिन मसला ये है कि पाक फ़ौज ने तो आज भी कुर्बानियाँ दी दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए, आप उन्हें कहाँ इंगेज करेंगे?
मेरिट पर कैपेबल लोगों को लगाना चाहिए। बेहतर है आलमी मार्केट से ब्यूरोक्रेसी कुछ कर नहीं रही है, वज़ारत हॉकिज्म का मामला है, ये आप हाईलाइट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो कारोबारी माहिरीन हैं वो क्या कहते हैं और माहिर मुआशियात क्या कहते हैं कि कैसे कौन कौन से ऐसे स्टेप्स जो हैं उठाए जा सकते हैं, इक़दाम जो हैं वो अभी लिए जा सकते हैं? क्योंकि अगर हम स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो पूरी दुनिया में वो तो क्रैश कर चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान में ये सूरत हाल नहीं है। इकॉनमी की बात करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। अगर लॉकडाउन की बात करें तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। दुनिया में तो कई ऐसे ममालिक यहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन हो चुका है, लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। फिर क्या किया जा सकता है? कुछ बताया जा रहा है, कुछ सजेशंस दी जा रही हैं, ऐसे क्या वैलिड जो है हम स्टेप्स ले सकते हैं, इक़दाम उठाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरे इस हवाले से कुछ एक्सपर्ट से बात हुई, बहुत अहम सलूशंस हैं और जिनको करने के लिए कोई मुश्किल या रुकावट नहीं है। फौरी तौर के ऊपर आलमी मार्केट के अंदर जो अरब लाइट खाम तेल की कीमत 50% से ज़्यादा कम हो चुकी है, उसका बेनिफिट पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत 30 से 40 रुपये बआसानी कम की जा सकती है। जैसे ही आप कम करेंगे लोगों की बाइंग पावर बढ़ेगी। एक मोटरसाइकिल सवार से लेके गाड़ी चलाने वाले की माहाना डायरेक्टली बचत होना शुरू हो जाएगी 2000 से 6-8 हज़ार रुपये। तो ये एक बड़ा बेनिफिट होगा, हुकूमत को भी बेनिफिट मिलेगा, आवाम को भी बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आलमी मार्केट में प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत दी कि पेट्रोल प्राइसेस को हेजिंग कर लें लोएस्ट प्राइस के ऊपर। अब वहाँ पर कैपेबल लोग होंगे तो ये बोल्ड इनिशिएटिव ले सकेंगे। उसके बाद वो लोग जहाँ पे कैपेबल लोग मौजूद नहीं हैं वहाँ पर हमें कॉम्पिटेंट लोगों को अपॉइंट करना चाहिए। 15 दिन से 1 माह का टास्क देना चाहिए कि अपनी फील्ड से मुतल्लिक प्लान तैयार करें। जो पाकिस्तान इंपोर्ट करते हैं अशिया जिनकी कीमतें इंतहाई कम सतह पर आ चुकी हैं, उनको हम उनके एग्रीमेंट्स करें। जो सस्ती तरीन प्रोडक्ट्स हैं पहले उनको लेके आएँ। कतर के साथ हमारा मुआहिदा है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। कतर के साथ या तो उन्हें रिक्वेस्ट करें कि अपनी प्राइस कम करें, और प्राइस कम नहीं करते तो उनके कार्गोज को डेफर करके आलमी मार्केट से $2.5 की गैस लाई जा सकती है, ताकि इस वक्त वक्ती तौर के ऊपर मौशियत को सपोर्ट मिले। और जो हमारी लोकल गैस की प्रोडक्शन है जो मुतासिर हुई है DGPC साहब की वजह से, उसको एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत है, उसको हम फ़रोग दें ताकि हमारा स्ट्रेटेजिक ये एसेट्स हैं ये मुल्क की इस मुश्किल घड़ी के अंदर हमें सपोर्ट दें। प्राइम मिनिस्टर का 1 पॉइंट फोकस है कि मुल्क के अंदर तवानाई सस्ती करनी है। और बिल्कुल ये वो इक़दामात हैं, वो पॉइंट्स हैं जो कि एक्सपर्ट्स की जानिब से बताए जा रहे हैं कि अगर हम ये वक्त अपना लेते हैं तो फ्यूचर में हमें कोई संगीन सूरत हाल का मैशत को लेकर के दरपेश चैलेंजेस जो हैं वो पेश नहीं होंगे। अगली स्टोरी जो है वो भी कोरोना से रिलेटेड है। आपको बताया भारतीय फौज में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है और मकबूजा कश्मीर और भारत के अंदर फौजियों ने एक दूसरे से भागना शुरू कर दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ अहकामात मानने से उन्होंने हुकूमत के इनकार कर दिया है, बल्कि कुछ जो फौजी हैं उनकी जानिब से नौकरियों से इस्तीफे भी देना शुरू कर दिए गए हैं। राना साहब से जानते हैं। राना साहब, फौजियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, क्या कहेंगे आप मकबूजा कश्मीर के अंदर वो जो कश्मीरी हैं जो कि कई महीनों से अपने घरों के अंदर महसूर हो गए हैं, उनका कोई पुरसाने हाल है? उन कोरोना वायरस की तस्दीक होने के हवाले से कोई फिक्रमंद है? उनके बारे में किसी को ख्याल है कि उन बेचारों का क्या हो रहा होगा? देखिए, उन बेचारों पे तो कई माह से कोरोना वायरस का शिकार है ना, वो उससे भी बड़ी बुरी अजियत से गुजर रही हैं। वो तो बेचारे कई माह से अपने घरों के अंदर महसूर हैं। वहाँ पर हर रोज़ एक नया कोरोना वायरस से बड़ा हमला होता है। वहाँ पर तो उनकी हालत तो वो है जिसकी इंतहा कोई नहीं। लेकिन देखें, अल्लाह का निज़ाम बड़ा है। अल्लाह ताला की ज़ात ने ऐसा निज़ाम बना रखा है कि ज़ालिम को कभी ना कभी उसकी सज़ा तो ज़रूर मिलती है। भारत के अंदर ये हमारी स्क्रीन पे तस्वीर नज़र आ रही है, ये भारतीय फौजी, ये इसकी तस्दीक भारत की एक TV चैनल्स पर हो चुकी है। भारत इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। जब ये खबर चलती है तो खबर को फौरी थोड़ी देर बाद उस खबर को रोक लिया जाता है। हुआ कि लद्दाख में ये फौजी जो है लद्दाख में था। लद्दाख जो है मकबूजा कश्मीर का इलाका है। इसके बाद इसके वालिद आते हैं, वालिद आने के बाद दोबारा कश्मीर से चले जाते हैं भारत। जब वो भारत जाते हैं पता चलता है उनकी तबीयत ख़राब हो गई। वहाँ पर ये दोबारा अपने वालिद को मिलने जाता है, चेक किया जाता है, पता चलता है उसको कोरोना है उनको। और जब इसको चेक किया जाता है, इसकी भी तबीयत ख़राब होती है, कोई कोरोना का मर्ज़ निकल आता है। जब ये बात और भारतीय फ़ौज के अंदर जाती है तो इतना खौफ पैदा हो जाता है कि इसकी पूरी बटालियन जो थी उस सब में से तकरीबन हर दूसरा शख्स जो था वो कोरोना वायरस का शिकार था। अब उस खौफ की वजह से भारत में बहुत से फौजियों ने ड्यूटियां देने से इनकार कर दिया। बहुत से ने कहा जी हमने तो रहना ही नहीं, इस्तीफे ले लो, हम जान बचेगी तो कुछ करेंगे। और उसके बाद जब भारत ने हमेशा होता, देखें हमारी अफवाज पाकिस्तान है, आज दहशत गर्दों के अला महाज पे ला रहे हैं, जामे शहादत नोश किया, सरहदों पर मौजूद हैं, सैलाब हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, फसादात हो, सबको संभालने के लिए हमारी पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान आती है। और अब भी कोरोना का मामला हो और अगर अफवाज पाकिस्तान को कहा जाएगा तो इनमें से किसी एक सिपाही को, किसी एक फौजी को डर नहीं लगेगा। वो अपनी जान हथेली पर रख कर
आवाम की हिफाजत करेंगे, आवाम को सहूलियात देंगे। मगर दूसरी तरफ वो भारतीय फ़ौज जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स कहती है, हाँ। उसके अंदर इस कदर खौफ पैदा हो चुका है कि हमने जो स्क्रीन पे जिस फौजी को दिखा रहे हैं, अगर हम इसकी गुफ्तगू भी सुना दें तो सारी कौम हंस हंस के बैठ जाएगी, हंसना शुरू हो जाएगी कि भारतीय मीडिया क्या कह रहा है। अच्छा, वैसे इसके बाद हुआ ये कि जानिब से क्या अहकाम क्या दिए जा रहे हैं जो मानने से इनकार? उन्होंने कहा जी कि आप मुख्तलिफ जगहों पे उनको कहा गया कि आप जो है सरहदों पे खड़े हो जाएं, किसी को आने नहीं देना। जो सरहदों पे खड़े थे उन्होंने कहा ना जी ना, हम ये नहीं करेंगे, कोरोना है। जब इन्हें कहा गया कि लद्दाख में पूरा फौजी एक जो बटालियन थी उसको कहा गया कि जनाब आप यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा चेकिंग, अपनी चेकिंग भी करें और बाकी मामलों देखें, उनमें से जैसे ही 25 से ज़्यादा लोगों की तस्दीक होगी और बाकी लोगों पे टेस्ट शुरू हुए तो सब के सब भाग गए और उनकी जगह वहाँ पे दूसरे लोगों ने आने से इनकार कर दिया कि जरासीम मौजूद हो गए। और उसके बाद जिन जिन फौजियों को ये कहा गया कि आप लोग जो हो फौरी तौर पर कोरोना के मामले पर हुकूमत जहाँ ड्यूटी लगाती है लगाओ, तो फौजियों ने उसके ड्यूटी करने से भी इनकार कर दिया है। भारतीय फौज के अंदर कोरोना का इस कदर खौफ पैदा हो चुका है, इस कदर खौफ पैदा हो चुका है कि भारतीय फौजियों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। भारतीय फौजियों ने अपने जो आला अफसरान उनके अहकामात मानने से इनकार कर दिया है और जिन जिन वहाँ पे भारतीय फौजियों को ये कोरोना वायरस हो रहा है वो मौत से पहले ही मर गया। मतलब इस कदर खौफजदा है कि इन्होंने सरहदों पे क्या लड़ना था, ये तो हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। ये आलम हो चुका है क्योंकि ये भारतीय मीडिया पे एक टीवी चैनल पे जब ये स्टोरी चलती है तो फौरी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं ना, वो कोई सर्विस देना चाहते हैं। उनका ट्रीटमेंट क्या है? उनका ट्रीटमेंट क्या है? मजे वाली बात यह है कि उनकी ट्रीटमेंट हमने सोशल मीडिया पे देखी है, गोबर खा ले, गाय के पेशाब से नहा ले। भाई ये तो सिर्फ एक ड्रामेबाजी है ना। अब उनकी जिस मुल्क के फौज के अंदर फौजी एक बीमारी से डर रहे हो और डर कर भागना शुरू कर दे तो फिर उस मुल्क के अंदर क्या हाल होगा। तो आज भारतीय फौज के अंदर कोरोना सबसे बड़ा खौफ बन गया हुआ है। कोरोना इस कदर खौफ बन गया हुआ है कि सरहदों से वो भागना शुरू हो गए हैं, छोनियों से भागना शुरू हो गए हैं, अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया पर खबर चलने के बाद फौजी की और इस खबर को छुपाने की कोशिश की जा रही है। जी दी लास्ट आवर में मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जाए, बाद जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे कराची की आवाम के लिए बिजली जो है मजीद महंगी होनी जा रही है और काशियाना स्कैंडल शेल्टर होम जो है इसका एक बड़ा स्कैंडल, इसके राज आपसे अफशा करेंगे। कुछ दीगर और भी मौजू हैं जिनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। लास्ट आवर में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं और अभी प्रोग्राम में बात करेंगे चूँकि कोरोना वायरस की सूरत हाल और हिफाजती इक़दामात इस वक्त मुल्क भर में जो अपनाए जा रहे हैं उसी के पेश नज़र और प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा कि हम सबको इनफरादी तौर पर अपना रोल प्ले करना होगा। इस्लामाबाद क्लब के हवाले से आपको बताएं, इस्लामाबाद क्लब इंतज़ामिया और अफसर शाही के अनोखे कारनामे सामने आए। हुआ कुछ यूँ है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। पोलो मैच जिसका इनेकाद वक्ती तौर पर मुअत्तल हो जाना चाहिए था दफ़ा 144 के नफाज के तहत जो कि आयद कर दी गई है, लेकिन ये अहकामात हवा में उड़ा दिए गए और पोलो मैच का इनेकाद भी कराया गया। और ना सिर्फ ये इनेकाद हुआ बल्कि बड़े धूम धड़के के साथ हुआ और पोलो खिलाड़ियों की सहूलत के लिए मुलाजमीन को भी तलब कर लिया गया, घरों से उनको बुला लिया गया। सुहेल साहब से जानते हैं, सुहेल साहब ये इंतज़ामिया जो है इस्लामाबाद क्लब की ये क्यों इनकारी थी, क्यों नहीं अहकामात माने जा रहे? मुल्क भर में अगर देखा जाए तो दफ़ा 144 का नफाज है और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि 10 से 15 लोग जो है गैदरिंग इकट्ठे नहीं होने, आपने अवॉइड करना है, फिर भी इन्होंने पोलो मैच का इनेकाद करा लिया। मदिया, ये बहुत हैरानकुन मामला है जब कोरोना वायरस से बचाव और उसके फैलाव को रोकने के लिए इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया मुल्क के हाईएस्ट फोरम में कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अहकामात जारी किए, वजारत सेहत ने मुतलका स्टेक होल्डर्स को आगाह किया, तमाम सूबों ने इक़दामात किए और इसी तरीके से इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी अहकामात जारी किए गए। तमाम किस्म की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई, नोटिफिकेशन बाज़ाब्ती तौर पर जारी किया गया जिसके अंदर खेलों पर भी पाबंदी आयद की गई। उसी नोटिफिकेशन के तनाजुर में इस्लामाबाद के जो इस्लामाबाद क्लब की इंतज़ामिया की तरफ से भी एक सर्कुलर जारी हुआ कि किसी किस्म का कोई पोलो मैच नहीं होगा, कोई जिम्नेजियम के अंदर जो भी कोई एक्टिविटीज़ थी वो नहीं होंगी, स्विमिंग पूल बंद होगा, कोई टूर्नामेंट नहीं होगा, क्रिकेट मैच नहीं होंगे, ना ही पोलो होगा। लेकिन उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर इस्लामाबाद क्लब जहांजेब खान साहब जो कि तगड़े पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के अफसर तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन उनका लगता है कि उनका इस्लामाबाद क्लब के ऊपर उनका इख्तियारात ना होने के बराबर दिखाई देते हैं। बहुत से लोग जिनके बहुत करीबी तस्वुर किए जाते हैं
उन्होंने ना सिर्फ DC इस्लामाबाद के अहकामात को हवा में उड़ा दिया, वफाकी हुकूमत के फैसले को एक साइड पे रख दिया, बल्कि जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से इंटरनली एक नोटिस इशू हुआ उसने हवा में उड़ा दिया। चूँकि एक बड़ा बदकिस्मती है, उसका आगे चल के हम बयान करेंगे कि 1.5 साल से एक मैनेजमेंट कमेटी भी कायम नहीं हो सकी, लेकिन उस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद, संगीनी के बावजूद, नोटिफिकेशन पाबंदी के होने के बावजूद पोलो का मैच मुनक्किद हुआ। वहाँ पर तमाम मुलाजमीन को घरों से बुलाया गया, चूँकि एक ऐसा ये गेम है आल्दो के एलीट क्लास का है, लेकिन उनको फैसिलिटेट करने के लिए बड़ी तादाद में मुलाजमीन भी दरकार होते हैं। एक साहब ने हमें ख़त अरसाल किया जो कि इस्लामाबाद क्लब का मुलाजिम है, बड़े दुख के साथ उसने अपनी सारी कैफियत बयान की कि हमें जिस जबरी तौर के ऊपर बुलाया गया कि नहीं पोलो मैच है, कोरोना वायरस का जो कुछ मर्जी मामला है, हम तमाम मेहमानों को मदऊ कर चुके हैं, आपने हर सूरत पहुंचकर वहां पे इंतजामात करने हैं। तो लोग बहुत मजबूरी में और खौफ के आलम में वहां पर पहुंचे। गुज़श्ता रोज़ वहाँ पोलो का मैच मुनक्किद हुआ और जब कुछ मीडिया के लोगों ने वहाँ जाने की कोशिश की तो उनको रोका गया कि ये मामला हाईलाइट ना हो सके, लेकिन उसके बावजूद कुछ विजुअल और पिक्चर्स हमने हासिल की कि किस तरीके के साथ ये मैच मुनक्किद हुआ। जहाँ ज़ेब खान साहब जो कि इस वक्त डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन है, तो हम उम्मीद उनसे करते थे कि वो अच्छी प्लानिंग करते कि अगर मुल्क की आला तरीन एक फोरम के ऊपर फैसला हो चुका है कि हमने कौन सी हिफाजती तदबीर अपनानी है, नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर हो चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के फिर अहकामात के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। आम लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जाते, तमाम तर उनकी एक्टिविटीज़ पर पाबंदी है। हुकूमत सबको कन्विंस कर रही है कि आप अपने घरों में क़याम कीजिए ताकि हम इस सूरत हाल पर काबू पा सकें, सूरत हाल ख़राब ना हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शहर इक़्तिदार में, वफाकी दारुल हुकूमत में तमाम तर अहकामात की धज्जियां बिखेरते हुए वहाँ पर पोलो मैच का इनेकाद किया गया। पोलो मैच बड़ी हैरानकुन बात थी। राना साहब को भी शामिल अब ये मामला क्या था जब हम इसको मजीद प्रोब किया। जी जी, इस बारे में राना साहब से जानते हैं। राना साहब, आप नहीं समझते कि तो हम सबको अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है? एक जानिब ये अहकामात जो है हवा में उड़ा दिए गए इस्लामाबाद ये तमाम तर जो क्लब है इस इंतज़ामिया की जानिब से, दूसरी जानिब हमारे डॉक्टर्स जो हैं, यंग डॉक्टर्स, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अपनी जगह दुरुस्त हैं। यही कहना है कि हिफाजती किट्स उनको फ्राहम की जाएँ, कुछ इंतज़ार किया जाना चाहिए था। उन्होंने स्ट्राइक कर दिया है, उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, ये तो बदकिस्मती है कि आप पहले तो सुहेल साहब की बात पे आते हैं कि सुहेल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जब पूरी कौम हिजान में मुब्तला है, जब अगर इस पाकिस्तान के अंदर से PSL ख़त्म हो सकता है, अगर उसे ख़त्म किया जा सकता है, अगर तमाम एक्टिविटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, वज़रा की मीटिंग जो है वो इन कैमरा हो सकती है, और तो उसके बाद मुझे एक बात बताएं, ये पोलो मैच क्या होना ज़रूरी था? अगर इसी मैच में कोई एक ऐसा मरीज़ आ जाता जो खुदा न खास्ता कोरोना का मरीज़ होता और वो मर्ज़ किस तरह आगे फैल जाता, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता? क्या इस्लामाबाद क्लब जो है या इस्लामाबाद की कोई भी जगह, क्या वो मादर पिदर आज़ाद है? और क्या इस्लामाबाद के IG पुलिस जो है, जिनको ये अहकामात हासिल है कि वो फौरी एक्शन कर सकते हैं, क्या वो एरिया उनकी हदूद से बाहर था? क्या उनको वहाँ पे जाना मना था? क्या उस एरिया के अंदर जो मर्जी होता रहे उन पर कोई हुकूमती कानून लागू नहीं होता, कोई पुलिस का कानून लागू नहीं होता? और दूसरी तरफ जहाँ आपने बात किया है, हमारी बड़ी बदकिस्मती है, हम बहुत देर पहले भी कहते थे कि खुदा ना खास्ता कोरोना पाकिस्तान में आ गया तो सबसे पहले लोगों ने हड़तालें शुरू कर देनी है। और यंग डॉक्टर्स ने भी वही किया, पैरामेडिकल स्टाफ भी आज निकल आया बाहर, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब नहीं ऐसे। देखिए, इंतज़ार तो करें ना, एक चीज़ आई है, लाजमी बात है, अगर हम एक हुकूमत जो है वो आम आदमियों में, आम शहरियों में वायरस ना जाए उसके लिए काम कर रही है, तो किस तरह हो सकता है कि जो डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट करेंगे, जो डॉक्टर चेक करेंगे, उनके लिए किट्स मौजूद ना हो, उनके लिए हिफाजती इंतजाम ना हो? ये होने थे, लेकिन उससे पहले शोर मचा कर एक ऐसी कैफियत पैदा कर देना। देखिए, हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। कौम बनने के लिए आपको कुछ कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। कौम बनने के लिए अपना अपना हिस्सा डालना पड़ता है। कौम बनने के लिए सबसे पहले अपने ज़र्फ़ की कुर्बानी देनी पड़ती है, सबसे पहले अपने आप को आगे लेकर जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी हम उस मुसीबत में आए हैं, अभी हमारे ऊपर वो परेशानी आई है और उससे फ़ायदा उठाने वाले ज़्यादा आ गए हैं। ये एक बड़ी बदकिस्मती है, चाहे वो पोलो मैच की सूरत में हो, अपनी शहनशानियत पैदा करने के लिए कि जनाब हम मैच करा रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कि हम बाअसर हैं। चले, इन बाअसर के बारे में सुहेल साहब बताना चाह रहे थे। सुहेल, बताइएगा, क्या इंतज़ामिया के बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे? इतनी बाअसर इंतज़ामिया कि इन्होंने इनेकाद भी करा लिया पोलो मैच का और कोई पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि कोई दूर दराज इलाके में ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल पार्लियामेंट से 2 किलोमीटर के फासले के ऊपर ये वाक़या है इस्लामाबाद क्लब, जहाँ पर सब कुछ मुनक्किद हुआ। तमाम तर बासर शख्सियात, अफसरान जिनकी ज़िम्मेदारी थी
कि अपने नोटिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद कराते, सब ने खामोशी इख्तियार किए रखी। अगर इस्लामाबाद क्लब की इंतज़ामिया की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जहाँ पर जहांज़ेब खान साहब, ये पहली मरतबा हुआ है कि उनके दौर के अंदर 1.5 साल से ज़ायद अरसा गुजरने को है, लेकिन वहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी का क़याम अमल में नहीं लाया जा सका। जो नाम भेजे गए सदर मुमलिकत ने उनके ऊपर इत्तफाक नहीं किया और मैनेजमेंट कमेटी न होने के नतीजे में बहुत बड़े इस किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं। बाकी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर, ये इस वक्त एक जो वबा दुनिया समेत पाकिस्तान भर के अंदर फैली हुई है, उससे बचाव के लिए तमाम तर इकदाम करने की ज़रूरत है। वो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद हों, IG इस्लामाबाद हों या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उन्हें चाहिए कि इस्लामाबाद के अंदर एटलीस्ट जो जितने भी कवानीन जो SOPs तैयार किए गए हैं, जो हिदायत जारी की गई हैं, उनके ऊपर हर सूरत अमल दरामद होना चाहिए। बसूरत दीगर फिर बाकी लोग भी एक्टिव होंगे, दीगर सरगर्मियाँ वो भी शुरू करेंगे और फिर इस तरीके से वो जो डिसिप्लिन कायम करने की कोशिश की जा रही है वो तमाम कोशिशें रायगां जाएंगी। जी सही है जी। अगली स्टोरी राना साहब आप ही की है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है और मामला कुछ हुई कि अगर कोई पाकिस्तानी बैरून मुल्क में कोरोना वायरस का शिकार होता है तो इसका इलाज कौन करवाएगा। अहम तरीन एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। इस एडवाइजरी के बारे में आपसे डिटेल्स मैं लूँगी, लेकिन राना साहब चूँकि इक़दाम की बात हो रही है, हुकूमती सतह पर इंतजाम की बात हो रही है और इस वक्त माली इमदाद अपनी जगह, टेक्नोलॉजी की मद में और कुछ हिफाजती सामान की मद में चाइना ने एक बड़ी इमदाद जो है खेप भेजी है। उसमें जो है हिफाजती सामान है, किट्स हैं कुछ, और लेकिन कहा जा रहा है अगर सूबा सिंध की बात करें, सिंध हुकूमत की जानिब से कि उन्होंने जितना भी हिफाजती सामान है वो अपने पैसों से ख़रीदा है, जबकि ये जो चाइना की तरफ से इमदाद दी गई है वो पंजाब में जो है वो तकसीम कर दी गई है, सिर्फ पंजाब के हिस्से में। इस बारे में क्या कहेंगे आप कि क्या वाकई ऐसा हुआ है? अगर ये इमदाद आई है तो ये कहाँ गई है, कहाँ कहाँ इसको खर्च किया जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है? लेकिन इसके हवाले से आज हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर आ गया है कि इसको हर उस जगह पर भेजा जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, कोई भी सूबा हो, कोई भी जगह हो, कोई भी गली हो, कोई भी मोहल्ला हो जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। उन्होंने आज इस सिंध हुकूमत के कुछ लोगों के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है, पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को इस इल्ज़ाम के मुस्तरद किया है। उन्होंने के माजी में ही होता रहा है कि जो कुछ बाहर से आता था वो एक महसूस सूबे के लिए होता था। उन्होंने कहा अब चूँकि कोरोना वायरस कौमी मसला है, कौमी एक ऐसा अलमिया है कि जिसमें हम सब ने इस अलमिया से निपटने के लिए, इस साने से निपटने के लिए हमने सब ने इकट्ठे होकर काम करना है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल इल्ज़ाम गलत है। ये तो आज हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तौर पे आ गया है कि जो भी माल आ रहा है, जो भी सामान आ रहा है, वो तमाम जगहों जहाँ पर जितनी ज़रूरत होगी वहाँ पर पहुँचेगा। ये बिल्कुल चूँकि ये हुकूमत ही कह सकती थी, हुकूमत की तरफ से ये बयान आ गया है। और अगर ये गलत है, अगर ये हुकूमती सतह पर यह गलत बात कही गई है, मतलब झूठ बोला गया है, तो फिर ज़हन में रखिए कि अगर ऐसा हुआ तो इससे सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का होगा। जब कोरोना वायरस पूरे मुल्क में है तो फिर सिंध का हिस्सा सिंध को मिलना चाहिए। वहाँ के मरीज़ों को, वहाँ पे आने वाले मुतशबा जो मरीज़ हैं उनके लिए जो हो सकता है, अगर चाइना से किट्स आई हैं, चाइना से कुछ सामान आया है, कोई माली इमदाद आई है, तो उस पर तमाम सूबों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। ये फ़र्क जो है किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। अगर ये फ़र्क होगा तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसान होगा, किसी एक सूबे के लिए। मतलब ऐसा नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ने आज मौके भी दे दिया। ठीक है, मैं बता रहा हूं चल रहा है सुबह से। अच्छा, जो एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हमारे काफ़ी परदेसी भाई हैं जो कि फंस चुके हैं और ना वो पाकिस्तान आ सकते हैं, ना उनको आने दिया जा रहा है। कुछ मामलात ऐसे हैं, कुछ टेस्ट ऐसे हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं मेडिकल को लेकर के कि वो नहीं आ सकते हैं वक्ती तौर पे। क्या कहा जा रहा है उनके हवाले से? देखें, इस पर हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तौर पे एडवाइजरी जारी की गई है और ये पहली दफ़ा हुआ है। मैं फिर कह रही हूँ पहली दफ़ा हुआ है कि तमाम सफारतखानों को ये कहा गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि आप जिस मुल्क में हैं वहाँ पर अगर किसी पाकिस्तानी को भी कोरोना वायरस का कोई पाकिस्तानी शिकार होता है तो उसमें उस मुल्क की हुकूमत की बजाय मुकम्मल तौर पर सफारतखाना उसके अखराजात उठाए, उसके इलाज के फौरी तौर पर सफारतखाना जो है उसके पास पहुँचे, सफारती अमला पहुँचे, उसके तमाम अखराजात वो खुद बर्दाश्त करें। अगर उनकी फैमिली वहाँ मौजूद है उनके अखराजात बर्दाश्त करें, और जब तक उनकी मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं हो जाती सफारती अमला रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान में जो वज़ारत ख़ारजा है इसको मुतला करेगा। ये पहली दफ़ा हुआ है और ये तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी सफारतकार मौजूद हैं उनको ये एडवाइजरी दे दी गई है। बिलखसूस खासकर उन ममालिक के हवाले से भी कहा गया है जहाँ पर यह कोरोना वायरस बहुत बड़ी तादाद में है पेशेंट है, जिस तरह चाइना था, जिस तरह ईरान है, उसके बाद अभी सऊदी अरब के मतलब कहा गया तो वहाँ पर जो खालिद मजीद कौंसल जनरल है उनकी और कौंसल जो सफ़ीर लगाई गई है। इसी तरह मेरी खुद बात हुई यूक्रेन के सफ़ीर से जो पाकिस्तानी सफ़ीर है, मुख्तलिफ 3 मुझे सफ़ीरों से मेरी बात होती है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हैं, तो उन्होंने कहा जी
जी बिल्कुल हम तस्दीक करते हैं कि हमें ये एडवाइजरी दे की गई है और हमें हुक्म मिला है कि इस पर जितने अखराजात होंगे, इस पर जो भी पोजीशन होगी, तमाम अखराजात सरकारी लगेंगे और पाकिस्तानियों को किसी सूरत में भी ये बैरून मुल्क में महसूस नहीं होना चाहिए कि उनका कोई परसोने हाल नहीं है और उनको मुकम्मल सपोर्ट करनी चाहिए। और इसके लिए खसूसी फ़ंड जो है उसका भी इजरा कर दिया गया है और इसके हवाले से बाकायदा एक अलहदा सेल बना दिया गया है, जिस सेल में रोज़ाना की बुनियाद पर पूरी दुनिया के अंदर जो दियारे गैर में हमारे पाकिस्तानी बैठे हैं, अगर कोई इसका मरीज़ होता है या कोई इस मर्ज़ में मुब्तला होता है तो फौरी तौर पर उस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर इतला आएगी और उसके हवाले से क्या इलाज हो रहा है, क्या उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, उसकी ट्रीटमेंट के बाद क्या रिजल्ट है, ये भी तमाम चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर होंगी। और इसके लिए एक डाटा फार्म जो है, डिटेल्स लेने के लिए इनके जो अहले खाना है वो चूँकि परेशान है, इनके साथ राबता रखने के लिए कोई डेस्क कायम किया गया है कि आपस में राबता रह सके सूरत हाल के बारे में हॉस्पिटल्स के अंदर? जी बिल्कुल इसी तरह होगा। अगर खुदा ना हास्ता अगर कोई ऐसा पेशेंट सामने आता है तो फौरी तौर पर उसका जहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट शुरू होगी वहीं पर उसके अहले खाना से भी रब्ता रखा जाएगा। अगर उसकी फैमिली उस मुल्क के अंदर मौजूद होगी जहाँ पर वो रह रहा है तो वहाँ पर उसकी फैमिली के अखराजात भी सफारत खाने की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा जो वो शख्स है उसके अगर पाकिस्तान में फैमिली है तो उसके साथ भी उनके रवाबत, उनको इतला देना, उसकी पोजीशन बताना, ये तमाम चीज़ें होंगी। बाकायदा एक डेस्क जो है वो वजारत खारजा में कायम कर दिया गया है और आज इसकी बाकायदा एडवाइजरी दे दी गई है और सख्त तरीन अहकाम जारी। कोरोना वायरस के हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह किया इस भर में और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो भी सूरत हाल है और जो भी इक़दाम पाकिस्तान हुकूमती सतह पर उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आपके सामने हमने रखे हैं, सूरत हाल से आपको आगाह किया है। अब बिजली की कुछ बात कर लेते हैं और आपको बताएं कि नेपरा ने यह फैसला किया है कि के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में फी यूनिट 4.87 रुपये इजाफा कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत के पास ये मामला गया सूबाई हुकूमत की तरफ से और ये जो मामला पहुंचा तो वफाकी हुकूमत ने इस पर एक कमेटी कायम कर दी। अब कमेटी ये फैसला करेगी कि ये जो इजाफा किया जा रहा है बिजली की फ़ी यूनिट में के इलेक्ट्रिक के लिए, ये सार्फिन पर बोझ डाला जाएगा या फिर सब्सिडी की मद में अब ये हुकूमत को अदा करना होगी। ये तमाम तर सूरत हाल हम सुहेल साहब से जान लेते हैं। सुहेल साहब बताइएगा, ये जो कराची की बिजली महंगी की जा रही है, ये इजाफा किस मद में, किन वजूहात की बिना पर किया जा रहा है, किसकी जानिब से किया जा रहा है, और अगर ये इजाफा हो जाता है तो सब्सिडी की मद में हुकूमत पर ये बोझ पड़ेगा, हुकूमत को अदायगी करना होगी या फिर ये सार्फिन को अदा करना होगा? मदिया, कराची के अवाम जो पहले ही का एक बड़ी मुश्किल से परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हैं, एक ऐसे मौके के ऊपर जहाँ पर नेपरा के इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक 11 फैसले पेंडिंग हैं जिनके ऊपर अमल दरामद होना बाकी है, जिनका नोटिफिकेशन होना है, जिनके नतीजे में के इलेक्ट्रिक की फ़रोख्त होने वाली बिजली 4.87 फ़ी यूनिट हो सकती है अगर हुकूमत ने सब्सिडी ना दी। ये बुनियादी तौर पर मामला ये है कि नेपरा एक्ट के मुताबिक नेपरा के इलेक्ट्रिक की क्वार्टरली बेसिस के ऊपर उसकी डिटर्मिनेशन करने के बाद अपना फ़ैसला वफाकी हुकूमत को अरसाल करता है और वफाकी हुकूमत अपने मुल्क भर के अंदर बिजली के यकसा टैरिफ रखने की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करती है कि क्या हमने मुतलका कंपनी का टैरिफ बढ़ाना है या सब्सिडी देनी है। इस वक्त कौमी ख़जाने के जो सूरत हाल है वो हमारे यहाँ सामने है। हुकूमत को दीगर बहुत से मसाइल दरपेश हैं और पावर टैरिफ की मद में बड़ी सब्सिडी नहीं दी जा सकती। बिलखसूस के इलेक्ट्रिक के मामले में बात करेंगे, अगर के इलेक्ट्रिक का टैरिफ हुकूमत ने नहीं बढ़ाना तो इस सूरत के नतीजे में हुकूमत को मजमूई तौर के ऊपर 96 अरब रुपये की सब्सिडी देना होगी, जिसकी रवा माली साल के बजट के अंदर कोई कुशन मौजूद नहीं है और ना ही हफीज़ शेख साहब ये सब्सिडी देने को तैयार नहीं है। अब अगर सब्सिडी की रकम मौजूद नहीं है तो और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? ये एक ऑप्शन हो सकता है कि हुकूमत की इलेक्ट्रिक को अलाउ करे कि आप टैरिफ में इजाफा कर दें, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए कि 4.87 फ़ी यूनिट इजाफा होने के नतीजे में न घरेलू सार्फिन ये बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं, न कराची के कमर्शल और सनती सार्फिन। तो एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। ये मामला पहुंचा था इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के सामने, वहाँ पर इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया तो वहाँ पर बहुत से सवाल जवाब हुए कि इलेक्ट्रिक की बिलखसूस टीम से भी कि इतना ज़्यादा टैरिफ का इम्पैक्ट क्यों आ रहा है और क्या इसकी वजूहात हैं। तो पता चला कि केयर इलेक्ट्रिक जो एक प्राइवेटाइज जिसकी निजकारी हुई थी और उसको एक गैर मुल्की एक कंपनी पर मुश्तमिल कंसोर्शियम है जिसको रन करता है, तो वो एक जो बिजली हुकूमत पाकिस्तान से ख़रीदते हैं वो तकरीबन 9 से 10 रुपये फ़ी यूनिट के रेट पर ख़रीदते हैं बिजली 650 मेगावाट और अपने सार्फिन को तकरीबन 13.5 रुपये फ़ी यूनिट के तनासुब से फ़रोख्त करते हैं। तो इसके दरमियान एक बड़ा फ़र्क है। अब ये बात सामने आई इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के मेंबरान के सामने, पावर डिवीज़न के हुकाम के सामने कि ये मामला भी हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक की पैदावारी लागत क्यों ज़्यादा है, कि इलेक्ट्रिक की लॉसेस क्यों ज़्यादा हैं, कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ किस तरीके से कम किया जा सकता है।
जिसकी वजह से बिजली 4 रुपये 87 पैसे फी यूनिट महंगी करना या 96 रुपये सब्सिडी देना, दोनों मामलों के ऊपर फिल वक्त फैसला नहीं किया जा रहा। इस मामले के ऊपर एक खसूसी कमेटी कायम कर दी गई है और उस कमेटी को ये टास्क दिया गया है कि हुकूमत के पास सब्सिडी देने की गुंजाइश नहीं है और कराची के सार्फिन ये बिजली का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो एक ऐसा वायबल सोल्यूशन वो डेवलप करें जिसके नतीजे में विन विन सिचुएशन हो कि इलेक्ट्रिक को भी खसारे का नुकसान सामना न करना पड़े, हुकूमत को सब्सिडी देना पड़े और आवाम भी किसी हद तक महंगी बिजली के बोझ से बच जाएं। 2019 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में ये मंजूरी दी गई थी। अब ये बताइएगा कि ये एडजस्टमेंट जो है सार्फिन को क्या बिल के साथ ये कहा जा रहा है कि एरियर्स लग के आएगी या फिर सब्सिडी तो आप कह रहे हैं कि हमें नज़र नहीं आ रहा है कि ये हुकूमत पर बोझ डाला जाए, हुकूमत अदा करे, किस तरह से होगा ये? देखिए ये माजी के फैसले थे, नेपरा के पार्ट के ऊपर भी ताख़ीर हुई, ताख़ीर से फैसले जारी किए गया, वो पेंडेंसी हो चुकी है और उसके नतीजे में एक बड़ा बोझ पड़ सकता है या कौमी ख़जाने पर या आवाम पर। फौरी तौर के ऊपर ये फैसला नहीं किया गया कि ये एरियर के थ्रू रिकवर करनी है ये अमाउंट या क्या होना है, लेकिन जब ये जो कमेटी खसूसी कमेटी कायम की गई है, ये कमेटी अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी और उसके बाद हुकूमत फैसला करेगी कि कराची के सार्फिन से कितनी बिजली के टैरिफ इजाफी वसूल करना है, हर हुकूमत सब्सिडी क्या देगी। एक ऑप्शन ज़रूर मौजूद है कि शायद कि इलेक्ट्रिक के से जो मामलात हैं उनको उनके फैसलों को नोटिफाई कर दिया जाए, आवाम को उसके बोझ से काफ़ी हद तक बचाने की कोशिश होगी और आइंदा माली साल के बजट में जाकर इस इम्पैक्ट को कवर करने की कोशिश की जाएगी सब्सिडी के ज़रिए। ये एक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन 4 रुपये 87 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा के इलेक्ट्रिक के सार्फिन वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर एक डिस्पैरिटी होगी मुल्क भर के अंदर। वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसी है बिजली का टैरिफ यकसा रखने की, वो भी उस इकदाम के नतीजे में मुतासिर होगी। तो लिहाजा पहले कोशिश ये की जा रही है कि दीगर कंपनियों के साथ जहाँ हुकूमत उनका टैरिफ नीचे लाने की कोशिश कर रही है कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ भी नीचे लाया जाए ताकि सब्सिडी अगर देनी पड़े तो कम देनी पड़े और अगर आवाम के ऊपर कुछ बोझ मुंतकिल करना है तो वो बोझ भी कम मुंतकिल करना पड़े। एक क्रिटिकल मामला है, 96 रुपये अमाउंट है जिसके मुतल्लिक हतमी फैसला आइंदा हफ्ते तक होने का इम्कान मौजूद है। जी ठीक है जी, अगली स्टोरी की जानी पड़े। कुछ आशाना शेल्टर होम के बारे में आपको आज कुछ राज जो हैं वो अफशा करेंगे राना साहब, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया भी है। काशाना जो है हमें सोचने की ये ज़रूरत है कि हुकूमत की जानिब से अगर बेसहारा बच्चियों को सहारा देने के लिए, शेल्टर देने के लिए जो जगह बनाई जाती है, जो शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं, अगर वहाँ पर भी बच्चियाँ, उनकी इज़्ज़तें, उनकी ज़िंदगियाँ अगर महफूज नहीं रहती हैं, स्टेक पर लग जाती हैं, तो फिर हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए और यकीनन इस पर एक्शन भी लेना चाहिए। आपके सामने आज हम रखेंगे कि इस स्कैंडल में इतने अहम जो अफराद थे, ख़ासतौर पर सियासी अफराद के नाम सामने आ रहे थे, उन पर इल्ज़ामात भी तरह तरह के लगाए गए और ये इल्ज़ामात किसकी तरफ से लगाए गए? जी हाँ, अफशा लतीफ़ ये एक बीच में अहम शख्सियत है जिनकी जानिब से इल्ज़ामात आयद किए गए कि कुछ कम उम्र बच्चियाँ जो हैं, कुछ अहम सरकारी अफसरान और सियासी जो हैं अफराद, उनकी जानिब से इन बच्चियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या वक्ती तौर पर शादी कर ली जाती है, निकाह कर लिया जाता है और फिर कुछ अरसे बाद इनको छोड़ दिया जाता है। बहरहाल इस तरह के और भी बड़े जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए गए हैं। अब ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं किस हद तक, और अगर दुरुस्त थे भी तो नहीं भी थे तो हुकूमत की जानिब से जो तहकीकात की गई हैं, ये तहकीकात मंजर आम पर क्यों नहीं लाई गई? क्योंकि अवाम जो हैं जानना चाहते हैं कि इस तरह के जो शेल्टर होम्स प्रोवाइड किए जाते हैं हुकूमती सतह पर, सरकारी सतह पर, उसमें बेसहारा बच्चे हों या बच्चियाँ हों, और वो क्यों महफूज नहीं है। राना साहब से जानते हैं। राना साहब, ये जो अहम नाम सामने आ रहा है, इस केस को उठाने वाली अफशा लतीफ़, इन्होंने जो भी इल्ज़ामात लगाए, सबसे पहले तो ये बताइएगा किस हद तक ये दुरुस्त हैं, किस हद तक ये गलत है? देखिए, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं तो उन कागजात की रोशनी में बात करूंगा और जो मेरे पास कागजात हैं उसमें बड़ी चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। देखिए, अफशा लतीफ़ ने एक मसला उठाया, बिल्कुल उसके मसले पे बहुत से लोग उनके साथ खड़े हो गए और ये वाकई एक जेन्युइन मसला है कि अगर वाकई किसी शेल्टर होम में बच्चियों के साथ ये सब कुछ हुआ है, अगर वो ऐसा घिनौना खेल हो रहा था तो इसको बंद होना चाहिए था और इनके जो भी ज़िम्मेदारान थे उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए, सख्त तरीन सज़ा देनी। लेकिन जब मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए, जो मैंने देखे, तो मैं हैरान रह गया कि फिर उसमें जो चीज़ नज़र आई, इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त या मज़ीद जो तस्दीक होगी या मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करेगी कि अफशा लतीफ़ के हवाले से आया कि जब ये पब्लिक हेल्थ में एक अदारे में तैनात हुई तो वहाँ 5 साल तक ये ना गई।
वहां पर क्या मामला था? 5 साल ये जो अपनी जॉब पे लगी, छुट्टी पे रही, 5 साल बाद जब इनके खिलाफ वहां पे इंक्वायरी शुरू होती है तो काशाना में नहीं, एक पब्लिक हेल्थ था, एक और डिपार्टमेंट था काशाना से, जब वहां पे इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू होती है तो ये इंक्वायरी करने वाले पर हरासमेंट का इल्जाम लगा देती है। जब किसी मर्द पर हरासमेंट का इल्जाम लगता है तो आप ज़हन में रखें कि वो फौरी तौर पर बिल्कुल पसे पर्दा जाने की कोशिश करता है, अपनी जान छुड़ाने की कोशिश। उसके बाद होता क्या है कि जब ये काशाना वाला मामला होता है, शोर मचता है, तो इस पर 4 इंक्वायरियां होती हैं। अच्छा, जो इंक्वायरी करने वाला शख्स जाता है, जिसने इंक्वायरी शुरू की, राजा बशारत हो, चाहे वो आप उसको गालिब वज़ीर आला जो मुआयना टीम है उसके इंचार्ज हो, चाहे वो साबिक IG जिनके मतलब कोकब जवेद वराई उनके मतलब जिनके मतलब कहा जाता है कि डेड ऑनेस्ट है, वो हो, अजमल चीमा हो, सब पर एक इल्ज़ाम लगता है ये मोहतरमा अफशा लतीफ़ साहबा की तरफ से कि हरासमेंट का। मैंने जानने की कोशिश की कि क्या बात है कि हर शख्स पे एक ही इल्ज़ाम क्यों लग रहा है, हरासमेंट क्यों लग रहा है, क्या वजह है, क्यों इसी बीबी के साथ वो ऐसी कोशिश करते हैं, अफशा बीबी के साथ, जब उन्हें पता भी है कि ये बीबी जो है ये एक राइट के लिए अगर निकली है तो ये नहीं छोड़ेगी। तो मुझे मेरे बड़े करीबी सोर्स ने जब कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए और उसमें बहुत सी चीज़ें भी दिखाई, उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो शख्स भी इनकी इंक्वायरी करने जाएगा सबसे पहले उस पर ये इल्ज़ाम लगा देंगी ताकि वो बैकफुट पे चला जाए। मैंने पूछा क्यों बैकफुट पे चला जाए? उन्होंने कहा जी एक इंक्वायरी हमने की है, जो हम डॉक्यूमेंट्स हमने अभी दिखाए भी हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा उस इंक्वायरी में जब इस मामले पर पूरी इंक्वायरी की गई तो अफशा लतीफ़ ने जिन जिन पर इल्ज़ाम लगाया सब भी बेगुनाह निकले, और जब हमने इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी चीज़ें सामने आई तो पता चला कि जब ये मोहतरमा वहाँ पर मौजूद थी तो उस वक़्त वहाँ पे जो पैसे मिलते थे ना, बजट मिलता था, लोग आके वहाँ पर इमदाद देते थे, इवन के वज़ीर आला पंजाब जो है इनकी फैमिली वहाँ जाकर खुद पैसे देती थी, पर ये एक बड़ा सिलसिला था। तो उनमें से किसी चीज़ का वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं था काशाने का। वो पैसे कहाँ जाते थे, वो पैसे कौन खाता था, लेकिन जो वहाँ बैठा है जुम्मेदार तो वो है। उस वक्त उन्होंने कहा जी कई साल जब ये चीजें हुई, जब वहां पर आके चेकिंग की कोशिश अच्छा, की ये बच्चियों वाला मामला आप ये कहना चाह रहे हैं कि अफशा लतीफ ने तब उठाया जब अपनी इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई कि ये कागजात कह रहे हैं, मैं ये डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कि जब इनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इन्होंने उससे बचने के लिए बल्कि उन्होंने एक टेलीफोन की लिस्ट मौजूद है और उसमें कुछ ऐसी कॉल्स मौजूद हैं जो एक बच्ची जो फौत हो गई है, जो जिंदगी की बाजियार की, जिसके मतलब कहा गया कि इसे भूखे मारा गया है, खुराकी की वजह से, खाना ना देने की वजह से, ये सारा कुछ चलता रहा। उसके मतलब कहा गया है कि उसकी और उस शादी कराने में इनका अपना एक रोल था। ये वो कहते हैं कि इनका एक अपना रोल था। ये इसका जवाब उनको देना होगा उस इन्वेस्टिगेशन में। आज भी मैं देख रहा था कि जब चला कि वहाँ पर इन्होंने एक नई जो उस अदारे की सरबराह है, जो अदारे में मौजूद है, उस पर लगाया कि वो रिकॉर्ड रूम की तरफ जाती हैं, अपने मियाँ के साथ जाती हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिरकार इस औरत की, अफशा लतीफ़ की, आज तक अंदर इतनी ज़्यादा रसाई है कि वहाँ पर होने वाले पल पल की इनको खबर है, तो फिर जितना अरसा ये रही हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर सब कुछ होने वाले की खबर इन्हें उस वक्त क्यों नहीं हुई जब ये रिश्ते तय हुए, जब रिश्ता हुआ, लड़की चले गई, उससे पहले अगर ये बच्चियों के साथ सब कुछ होता था तो इसके खिलाफ इंक्वायरी से पहले इन्हें क्यों नहीं इल्म था? लेकिन पॉइंट ये रेज होता है, अगर हम काशाना की बात करते हैं, काशाना शेल्टर होम को लेकर के अफशा लतीफ़ की अपनी, ठीक है, जो भी इनकी तरफ से आ रही है इन्वेस्टिगेशन सामने, तो फिर क्यों नहीं मंजर आम पर क्यों नहीं रखते हैं, आवाम के सामने क्यों नहीं रखते हैं? काशाना के अंदर बेसिकली तो ये कहा जा रहा है कि हम उन बच्चियों को किस तरह से मिसयूज किया जाता है, उनकी जिंदगियों के साथ खेला जाता है। देखें ये इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, इस बारे में क्या कहते हैं? ये इन्वेस्टिगेशन हम टीवी पे दिखा रहे हैं और तो कुछ नहीं दिखा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है उसमें। उन्होंने कहा है कि किसी एक जगह पर कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। अब ये सच है या झूठ है, प्रेशर से बनी है तो वो बच्चियां जो वक्ती तौर पे अफशा लतीफ़ के सामने भी आई हैं, एहतजाज में भी इनके साथ बाहर भी निकली, कुछ ने आवाज़ भी बुलंद की, और अफशा लतीफ़ तो ये भी कहती है ये जो बच्ची है कम खुराकी की वजह से जिसकी मौत वाक़ हुई है, ये इसी वजह से हुई है कि इस बच्ची जो है ये मेरे साथ गवाह थी इस तमाम तर मामले में, इसी वजह से इसको मारा। देखिए इसका जवाब तो हुकूमत को देना होगा। मैं तो उन कागजात की बात कर रहा हूँ जो मेरे पास मौजूद हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन जो हुई है उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो बिल्कुल क्लियर है। और इसमें तो यहाँ तक आया है कि अगर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाए तो फिर ऑडिट से लेकर हर चीज़ की जाए, और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि इन तमाम वजूहात के बावजूद जब इनको वहाँ से हटा दिया गया, आज भी सरकारी शदीद ज़रूरत है, आवाम जानना चाहते हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम से हम तीनों को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।